हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रामरली हैक्स बाय कविता। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी आप सभी के साथ फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का प्रीवियस ईयर पेपर। ये पेपर ऑलरेडी आप लोगों ने दे रखा हुआ है। जिन बच्चों का क्वालिफाई हो गया काफ़ी अच्छी बात है, जिनका क्वालिफाई नहीं हुआ है उनको ये पेपर भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है अपने अपकमिंग एग्जाम्स में। मैं स्पेसिफिकली ग्रामर सेक्शन को आपके साथ डिस्कस करूँगी और हम देखेंगे कि ग्रामर के क्वेश्चन कितने टॉपिक से हमारे बार बार पूछे जाते हैं और उनके पीछे के स्ट्रैटेजी हमने कैसे सॉल्व करनी उन क्वेश्चंस को। तो इस वीडियो के थ्रू हम वो डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज़ कि आपका भी हाई कोर्ट का और जेकेपी कांस्टेबल का एग्जाम आने वाला है। दोनों में ही इंग्लिश ग्रामर को अच्छी खासी वेटेज दी गई हुई है। एक में 30 मार्क्स का इंग्लिश आ रहा है और एक में आपका 25 मार्क्स का आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ग्रामर प्लेज अ ह्यूज रोल इन एग्जाम्स में। ठीक है आपके, तो हम देखेंगे क्वेश्चन कैसे आपके बन पड़ते हैं इंग्लिश सेक्शन के। ठीक है, तो आप टाइम वेस्ट ना करते हुए आई थिंक 61 क्वेश्चन आपका जो इंग्लिश का और सेट 1 मैंने लिया हुआ है। देखो सेट 1 है ये आपका और 61 क्वेश्चन से हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, जहाँ से इंग्लिश स्टार्ट हो रही है आपकी। अब पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, आ स्नेक इन द ग्रास। बोला है कि ग्रास में स्नेक है। आपको क्या करना है, आपको देखते पता चल गया या तो ये क्वेश्चन ये आपके ईडियम एंड फ्रेजेस का क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है ना, और हमेशा मैंने कहा था आपको पहले भी चीज़ कि जब भी ईडियम्स हमारे आते हैं तो इनका हमें लिटरल मीनिंग देखना होता है कि इनका मतलब बन के क्या आता है। ठीक है ना, अब मोस्ट कॉमनली अ स्नेक इन द ग्रास हम किसको कहते हैं कि कोई ऐसा इंसान जो हमारे सामने प्रिटेंड कुछ करता है और होता कुछ है। मतलब ऐसे इंसान पर हम भरोसा नहीं कर सकते हैं ना। तो लिखा हुआ है यहाँ पर सीक्रेट ऑफ हिडन एनिमी, तो ऐसा कोई सीक्रेट की बात तो नहीं होती है। अनफॉरगॉटन हैपनिंग ये भी नहीं होगा। अनरिकॉग्नाइजेबल डेंजर ऐसा भी नहीं होगा। तो क्या होगा, अनरिलायबल पर्सन, ऐसा इंसान जो दिखता कुछ और होता कुछ है, उसको हम क्या कहते हैं, स्नेक इन द ग्रास। ये हम कॉमनली यूज़ करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा आपका वो डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको साइनोनियम ऑफ एडमोनिश। आपको एक वर्ड दे रखा है, बोला इसका साइनोनियम, इसका मतलब क्या होता है, सिमिलर मीनिंग। आपको इस वर्ड का सिमिलर मीनिंग बताना है। अब वो आप तभी बता पाओगे जब आपने एंटोनियम और साइनोनियम्स को पहले कर रखा होगा। ठीक है ना, मैं यही समझा देती हूँ आपको। देखो एडमोनिश का मतलब होता है किसी को डांटना कह लो या किसी को क्रिटिसाइज करना, लेकिन उनके भले के लिए ही करना। ठीक है ना, आप बहुत प्यार से उनको समझाते हो कोई चीज़ को, उनके फॉल्ट को करेक्ट करते हो, उसको हम कहते हैं एडमॉनिश करना। कहीं ना कहीं इसको हम एडवाइस की फॉर्म में भी ले सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट मीनिंग इसका एडवाइस भी निकल के नहीं आता है। अब देखो यह लिखा हुआ है थ्रेटन। बच्चे क्या करते हैं, इसको सोचते हैं कि यार थ्रेटन आंसर होगा हमारा, लेकिन थ्रेटन का मतलब क्या होता है, धमकाना। क्या होता है, धमकाना। लेकिन ये धमकाना नहीं कहा है ना, यहाँ का है किसी को समझाना है, क्रिटिसाइज करना है, जेंटल वे, सो एज टू करेक्ट देयर फॉल्ट। तो ये तो नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है, प्रेज। प्रेज का मतलब होता है तारीफ करना, तारीफ तो होगा ही नहीं यहाँ पर। नेक्स्ट है शैलो। शैलो का मतलब डीप डाउन कोई चीज़ है, तो ये भी नहीं होगा। तो बचता कौन सा आपका, अपील। किसी से आपको अपील कर रहे हो या उसको समझाने की चीज़ कर रहे हो, है ना, तो यहाँ पे जो होगा आपका वो डी पार्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सिमिलर वर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एंटोनियम ऑफ एगोनी। आपके सामने एक वर्ड दिया हुआ है, उसको बोला आपको इसका अपोजिट मीनिंग बताओ। अगर एगोनी का मतलब होता है दुख, इसका मतलब होता है दुख, तो दुख का उल्टा क्या होता है हमारा, सुखी होता है ना। देखो बेसिकली एगोनी का मतलब क्या होता है, कुछ सफरिंग है आपके अंदर, काफ़ी ज़्यादा आप अनहैप्पीनेस है आपके अंदर, तो उसका उल्टा क्या होगा, हैप्पीनेस होगा। तो देख लो क्वाइट रेलिवेंट वर्ड कौन सा होगा, तो यहाँ पे प्लेजर ही दिख रहा है हमें। अब देखो फियर का मतलब होता है डर, तो ये तो सेम हो गया ना एगोनी का, ये तो नहीं होगा हमारा। एक्सटेसी क्या होता है, एक्स्ट्रा बहुत जॉयफुल हो आप, बहुत अच्छी मूवमेंट कोई चल रही है, तो ये भी नहीं होगा। ब्लिस मतलब ब्लेसिंग, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे जो बचता है आपका वो ए पार्ट होता है। आई होप समझ आ गया होगा। नाउ 64th क्वेश्चन दे रखा है, रीअरेंज करना है आपको जंबल फ्रेज को। आपको ये 8 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, सेंटेंस को तोड़ दिया हुआ है, ब्रेक किया हुआ है, और आपको इसको करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है। इसको आप रीअरेंज कर लो कह लो या पैरा जंबल कह लो। ठीक है ना, बहुत ही ईजी है ये। लोग मुझे आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में 64th का आंसर क्या रहेगा। ये मैं नहीं करवाऊंगी, ये आप बताएंगे मुझे। नाउ 65th क्वेश्चन है हमारा, इंसर्ट दी प्रॉपर प्रपोजिशन इन द सेंटेंस। बोला कि प्रॉपर जो फिक्स्ड प्रपोजिशन होती है, जैसे हमारा एट हो गया, इन हो गया, ऑन हो गया, ये क्या होती है, हमारी फिक्स होती है ना। तो आपको क्या, इनमें से कोई एक प्रपोजिशन इस सेंटेंस में आएगी, आपको वो लगानी है। ही हिंटेड ब्लैंक सम लॉस ऑफ ट्रेजर। उसने हिंट किया कुछ लॉस जो हमें हो रहा है ट्रेजर का। ठीक है ना, तो ही हिंटेड ऑफ आएगा, फॉर आएगा, विद आएगा, एट आएगा। आपको ये सारी की सारी क्या गिवन है, प्रपोजिशंस गिवन है। ठीक है ना, और ये सारी की सारी मैंने आपको करा रखी हैं, और अभी मैं इनकी एक प्लेलिस्ट बना दूंगी आपके, ताकि आपके एग्जाम में ये आपको हेल्प कर जाए। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर ये हिंटेड है ना, हमेशा अपने साथ हिंटेड लेता है एट, ही हिंटेड एट, क्योंकि एट क्या हमारी एक फिक्स प्रपोजिशन है। और कॉमनली देखा जाए ना, हिंटेड एट, किसी चीज़ के ऊपर हिंट देना, इसको हम कहते भी हैं क्या, फ्रेजल वर्ब। ठीक है ना,
और मैंने आपको पहले भी कहा है कुछ एक्सप्रेशंस ऐसे होते हैं या कुछ फ्रेजल वर्ब ऐसे होते हैं जो बदले नहीं जाते हैं, वो एज इट इज आते हैं। तो यहाँ पे जो होगा आपका वो रहेगा आपका डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको एक करेक्ट ऑप्शन दे रखा हुआ है और सेंटेंस लिखा हुआ है आपके सामने, द बॉयज वर प्लेइंग क्रिकेट। बच्चे क्या कर रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे। अब देखो ऑप्शंस दे रखे हैं आपको, यहाँ बाई बाई लगा हुआ है, तो आप समझ जाओगे कि सेंटेंस क्या हमारा एक्टिव में है और हमें बोला है जी बनाओ इसकी पैसिव वॉइस, है ना। क्या है, एक्टिव में, और बनानी क्या है इसकी पैसिव बनानी। तो देखो पैसिव बनाते टाइम क्या करते हो आप, ऑब्जेक्ट को ले आते हो पहले, सब्जेक्ट करते हो बाद में। तो ऑब्जेक्ट पहले आता है और लास्ट में क्या आता है, बाई प्लस सब्जेक्ट आता है। देख लो पहले ऑब्जेक्ट, यहाँ पर भी क्रिकेट है, यहाँ हर जगह क्रिकेट है, तो इसको भूल जाओ फिलहाल। देखो लास्ट में बाई प्लस द बॉय कहाँ पर, सब में सेम है। लेकिन अब देखो वर्ब का खेल, वर्ब प्लेइंग है। मैंने आपको पहले भी कहा है टेंस जब होता है कॉन्टिन्यूअस में तो हम क्या लगाते हैं, एक वर्ड बीइंग लगाते हैं। ढूंढ लो पहले बीइंग वर्ड कहाँ पे दिया हुआ है, पहले में है नहीं है तो पहला वाला गलत हो गया। सेकंड में बीन है, बीन तो हम लगाते हैं परफेक्ट में, ये भी नहीं आएगा। वॉज प्लेड भी नहीं होगा, तो बचा है कौन सा, वॉज बीइंग प्लेड। तो ये हमारा क्या होगा, डी पार्ट बिल्कुल सही होगा। क्यों होगा, क्योंकि टेंस कौन सा हमारा, यहाँ पे कॉन्टिन्यूस की बात हो रही है, वर्ब प्लेइंग आईएनजी है, तो हम उसके हमेशा एक वर्ड यूज करते हैं बीईआईएनजी। वहीं परफेक्ट होता, अगर ये होता परफेक्ट तो हम लगाते बीन, तो हम बीन को देखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर फिलहाल बीइंग वाला होगा, तो इस हिसाब से हमारा डी ऑप्शन जो है सही है। नौ अगला क्वेश्चन जो है आपका वो है फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल आर्टिकल। आपको आर्टिकल लगाना है। आर्टिकल आपके पास 3 ही होते हैं, आ, एन, द, और कभी कभार आर्टिकल को ओमिट करते हैं, उसको हम कहते हैं जीरो आर्टिकल या जीरो ओमिशंस, ठीक है ना। तो बोला है कि आर्टिकल चूज करो सही। देखिए द सन राइजेस इन द ईस्ट, सन का, सूर्य का उदय कहाँ होता है, ईस्ट में होता है, और सेट कहाँ करता है, वो वेस्ट में जाके करता है। तो यहाँ ईस्ट, देखो नॉर्मली अगर ईस्ट और वेस्ट को इन द सेंस ऑफ डायरेक्शन यूज़ किया होता है ना, अगर नॉर्मली ईस्ट वेस्ट को डायरेक्शन के सेंस में, तो हम आर्टिकल नहीं लगाते हैं, नो आर्टिकल उस केस में, ठीक है ना। तो आप क्या लगाते हैं, नो आर्टिकल लगता है, उस टाइम पे कोई आर्टिकल नहीं लगता। लेकिन जब वो हमें कोई स्पेसिफिक जोग्राफिकल लोकेशन की बात कर रहा होगा, ठीक है ना, तो हम आर्टिकल द लगाते हैं। यहाँ पे द ईस्ट बोल रहा है पर्टिकुलर कि यहीं पे उगता है सूर्य हमारा, तो यहाँ पर क्या आएगा, द वेस्ट आएगा। तो ऐसे भी आर तो नहीं होगा ना, तो यहाँ पे द होगा, तो आपका सी पार्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इफ़ आई हैड लेफ्ट अर्ली लाइक एवरी टाइम एल्स डिड। अगर तो मैं जल्दी निकलता हर दफ़े की तरह, तो आई ब्लैंक सिटिंग है, तो मैं यहाँ बैठा होता, और नाउ लिसनिंग टू ऑल दिस रबिश, और अब जाके मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैं लेट आ चुका हूँ तो अब मैं क्या सुन रहा हूँ, फालतू की बकवास को सुन रहा हूँ। सेंटेंस कुछ इस तरह से है। देखो यहाँ पर क्या, इफ़ के बाद आई मेंशन नहीं किया, इफ़ आई हैड, वो कॉमन सेंस है, वो अंडरस्टूड है कि यहाँ पे आई होगा ही होगा, ठीक है ना। कि अगर तो मैं यहाँ होता लाइक एवरीवन की तरह होता, तो मैं शायद से अभी ये सब सुन नहीं रहा होता। देखो इफ़ बताता है, हमें कंडीशन की बात करता है कि अगर तो ऐसा होता तो ऐसा होता है ना। और ऑप्शन को ध्यान से देखो, बहुत ही ईजी क्वेश्चन लिखा, मे नॉट बी। मे नॉट बताता है पॉसिबिलिटी की बात, तो ये तो नहीं हो सकता ना हमारा। मे बी भी क्या बताता है, पॉसिबिलिटी, तो ये भी नहीं होगा हमारा। वॉज तो टेंस हो गया, पास्ट टेंस की बात ही नहीं हो रही है। और आपने पढ़ रखा है जब भी कंडीशन होती तो आप वहाँ पे हैड लेफ्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हो ना, तो ये थर्ड कंडीशन है आपकी। सेंटेंस कौन सा आपका, एक कंडीशनल सेंटेंस की थर्ड कंडीशन दी हुई है आपको, ठीक है ना। कभी कभार टॉपिक पढ़ा होना तो वेस्ट नहीं जाता है, हम ट्रिक से भी निकाल लेते हैं आंसर को, ठीक है ना। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ एलिमिनेशन से अपना आंसर निकाल लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पिक आउट द क्लॉज। अब क्लॉज खुद में एक टॉपिक है। क्लॉज क्या कहता है कि सेंटेंस का मीनिंग होता है, साथ में सेंटेंस के पास सब्जेक्ट और अपना खुद का वर्ब होता है। ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं जिनका मीनिंग होता है, उसके पास खुद का एक सब्जेक्ट भी होता है, एक वर्ब भी होता है। आपको बोला है यहाँ पे ये सेंटेंस दे रखा है, नेहा प्लेड व्हेन इवनिंग केम। नेहा कब खेलती, जो शाम हो जाती है। आपको बोला इसमें क्लॉज बताना है। अब देखो सेंटेंस के 2 क्लॉज होते हैं, एक होता है डिपेंडेंट, एक होता है इंडिपेंडेंट। हमने पढ़ रखा है कि सेंटेंस क्लॉज 2 तरह के हैं, एक है डिपेंडेंट क्लॉज, एक है हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट जो किसी पर डिपेंड होता है, और इंडिपेंडेंट जो खुद में फ्री होता है, जैसे कि हमारा स्कूल में प्रिंसिपल होता है वो फ्री होता है, वो डिपेंड किसी पे नहीं होता। लेकिन स्कूल के टीचर जो होते हैं वो क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं किस पे, प्रिंसिपल की अथॉरिटी के ऊपर। तो और मैंने साथ में ये भी कहा था कि इंडिपेंडेंट के पास खुद का क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब होता है, और इसका खुद का कंप्लीट मीनिंग होता है, ठीक है ना। इसका खुद का एक कंप्लीट मीनिंग होता है। लेकिन डिपेंडेंट जो किसी पर डिपेंड होता है, इसके पास भी सब सब्जेक्ट वर्ब होगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इसका मीनिंग क्या होगा, हमारे पास कंप्लीट नहीं होता है। तो देख लो कौन सा क्लॉज है यहाँ पे। तो नेहा प्लेड, नेहा ने खेला, इसके पास खुद का सब्जेक्ट भी है,
प्लेड वर्ब भी है तो ये खुद में कैसा है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो यहाँ पे नेहा प्लेड जो होगा ए ऑप्शन सही होगा। वहीं अगर देखोगे ना व्हेन इवनिंग केम, जब इवनिंग आएगी, तो जब इवनिंग आएगी तो क्या होगा हमें पता नहीं है ना, तो ये खुद में क्या डिपेंड है किस पे, ये इस नेहा प्लेड पर डिपेंड है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा ना, क्योंकि यहाँ बोला है आपको कि एक प्रॉपर क्लॉज दो हमें, तो क्लॉज जो होगा हमारा नेहा प्लेड होगा। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा इस क्वेश्चन का आंसर भी। बाकी प्रॉपर वीडियो के लिए आपको यूट्यूब को चैनल को सब्सक्राइब करो, मैं यहाँ पे हर एक टॉपिक की वीडियोज़ को विद टाइम लेते आऊँगी आपके साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, है ही सेड टू अस कॉमा डबल कॉमा वाई आर यू ऑल सिटिंग अबाउट देयर डूइंग नथिंग। देखो क्वेश्चन जो है आपका नरेशन का आया हुआ है, कहा है कि उसने कहा हमसे क्या कि तुम सारे यहाँ पर क्यों बैठे हुए हो। और नरेशन में देखो वाई से स्टार्ट है, लास्ट में इंटेरोगेशन, तो नरेशन में कौन सा वाला केस में आया, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आया। उसमें मैंने 2 करवाए थे आपको, मैंने कहा था एक होते हैं हमारे WH वाले और एक होते हैं हमारे येस नो टाइप, है ना। मैंने कहा था जब भी WH वाले होंगे लाइक वाई से स्टार्ट होते हैं जो हमारे, वहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, उसका हम बनाते नहीं हैं, उसमें हम इफ़ और वेदर को हम एज ए कनेक्टर इसमें हम यूज़ नहीं करते, वो दूसरे में यूज़ करते हैं ना। तो यहाँ पर कहीं पर भी अगर आपको गलती से ऑप्शन में इफ़ और वेदर दिया होता तो वो आपका ऑप्शन नहीं होता। खैर यहाँ पे हर जगह वाई दे रखा है ना, तो हम वाई को तो देखेंगे नहीं ना, हम बाकी पार्ट को देखेंगे। और साथ में क्या होगा, सब्जेक्ट पहले होगा वर्ब बाद में होगा। तो देखो कौन सा वाला होगा यहाँ पे, ही आस्क, सेड टू किस में होगा, पूछने में होगा, क्योंकि सेंटेंस कौन सा हमारा अब इंटेरोगेटिव है, तो यहाँ पे सेड टू बनता है किसमें, आस्क में होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ही आस्क अस व्हाई वी वर ऑल सिटिंग अबाउट देयर डूइंग नथिंग, तो आपका जो होगा यहाँ पे सी पार्ट होगा। ठीक है ना, आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अच्छा इतने ही क्वेश्चन थे आपके तो इट मीन्स जो आपके पेपर में क्वेश्चन आए थे वो इन शॉर्ट आपके सामने सिर्फ 10 क्वेश्चन थे इस पेपर में आए हुए, और बहुत ही इजी वे मैंने आपको समझाया कि आपने भी कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हमने ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना होता है, हमने बस 2 चीज़ का ध्यान रखना होता है। पहली चीज़ जो हमारी रहती है वो रहती है हमारी, हमें फॉलोअप करनी होती है एलिमिनेशन टेक्निक को। ठीक है ना, उसको फॉलोअप करने के बाद आप अपने आंसर्स को इजीली बना सकते हो। अगर कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।